हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और मजे में होंगे। आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। आपके टाइम को कुछ और मजेदार बनाने के लिए हमारा चैनल जनरल नॉलेज इज फन आप सभी का फिर से स्वागत करता है। कोरोना की वैक्सीन के लिए रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, वैक्सीन की 2 डोज के बीच कितने दिन का अंतर होना चाहिए, शराब का कोरोना वैक्सीन पे क्या असर पड़ता है, वैक्सीनेशन के लिए क्लिनिकल ट्रायल में कितने चरण या स्टेजेस होते हैं, पहली बार में कोविशील्ड और दूसरे में डोज में कोवैक्सीन ले सकते हैं क्या। ऐसे ही कोरोना वैक्सीनेशन से जुड़े सवाल जो आमतौर पर लोगों के मन में उठते और पूछे जाते हैं का जवाब इस वीडियो में दिया गया है। सभी प्रश्नों के उत्तर को सही और सटीक रखने के लिए ये सवाल और जवाब मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर यानी स्वास्थ्य मंत्रालय के वेबसाइट के अक्सर पूछे जाने वाले सवाल फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन सेक्शन के लिए गए हैं। अगर आप किसी खास सवाल का जवाब जानने में इच्छुक हैं तो आप वीडियो में आगे या पीछे जाकर उससे संबंधित सवाल और जवाब को देख सकते हैं। तो आइए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। टीकाकरण के लिए कहां पंजीकरण करना चाहिए। कोविन www.cowin.co.in पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करें और अपनी टीकाकरण अपॉइंटमेंट शेड्यूल करें। टीकाकरण के अपॉइंटमेंट के लिए खुद को ऑनलाइन प्री रजिस्टर्ड कैसे करूं। कोविन पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन पंजीकरण और नियुक्ति की जा सकती है। ऑनलाइन पंजीकरण कराने के लिए आपको अपने बारे में कुछ बुनियादी जानकारी और अपने फोटो पहचान पत्र का विवरण देना होगा। एक मोबाइल फोन नंबर से 4 लोगों को पंजीकृत किया जा सकता है। हालांकि प्रत्येक व्यक्ति को अपने स्वयं के फोटो पहचान दस्तावेज की आवश्यकता होगी। यदि आधार कार्ड का उपयोग पहचान दस्तावेज के रूप में किया जाता है तो सहमति प्राप्त की जाएगी और दर्ज की जाएगी। पोर्टल के माध्यम से आप अपनी पसंद के अनुसार अपॉइंटमेंट बुक करने के लिए उपलब्ध कोविड वैक्सीनेशन सेंटर की सूची और उपलब्ध टीकाकरण स्लॉट की तारीखों और समय का पता लगा सकते हैं। पंजीकरण से पहले आपको एक OTP सत्यापन आवश्यकता होगी और पंजीकरण के बाद एक पुष्टिकरण पर्ची टोकन उत्पन्न होगा। आपको बाद में एक पुष्टिकरण SMS भी मिलेगा। यदि मैं अपने आप को ऑनलाइन पूर्व पंजीकरण नहीं कर सकता तो मैं मौके पर पंजीकरण कैसे कर सकता हूं और टीकाकरण कैसे करवा सकता हूं। जो लोग स्वयं को ऑनलाइन पंजीकृत नहीं करा सकते हैं वे अपने स्थानीय सरकारी स्वास्थ्य कर्मियों से संपर्क कर सकते हैं जो उसी दिन मौके पर पंजीकरण, नियुक्ति, सत्यापन और टीकाकरण के लिए सरकारी CVC यानी कोविड वैक्सीनेशन सेंटर पर लाभार्थियों की मदद करेंगे। खुद को टीका लगवाने के लिए आपको अपना मोबाइल फोन और एक फोटो पहचान दस्तावेज ले जाने की जरूरत है। क्या कोई व्यक्ति स्वास्थ्य विभाग में पंजीकरण के बिना कोविड-19 वैक्सीन प्राप्त कर सकता है? नहीं, कोविड-19 वैक्सीन के टीकाकरण के लिए लाभार्थी का पंजीकरण अनिवार्य है। पंजीकरण के लिए कौन से दस्तावेजों की आवश्यकता है? फोटो ID जिसमें आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, श्रम मंत्रालय की योजना के तहत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा जॉब कार्ड, सांसदों, विधायकों, MLC को जारी किए गए आधिकारिक पहचान पत्र, पैन कार्ड, बैंक डाकघर द्वारा जारी पासबुक, पासपोर्ट, पेंशन दस्तावेज, केंद्र राज्य सरकार पब्लिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा कर्मचारियों को जारी सेवा पहचान पत्र, मतदाता पहचान पत्र शामिल है। कोई भी पंजीकरण के समय प्रस्तुत किया जा सकता है। यदि कोई व्यक्ति वैक्सीनेशन सेंटर पर फोटो पहचान पत्र प्रस्तुत करने में सक्षम नहीं है तो उसे टीका लगाया जाएगा या नहीं। फोटो पहचान पत्र वैक्सीनेशन सेंटर पर लाभार्थी के पंजीकरण और सत्यापन दोनों के लिए जरूरी है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि इच्छित व्यक्ति को ही टीका लगाया गया है। लाभार्थी को टीकाकरण की नियत तिथि के बारे में जानकारी कैसे प्राप्त होगी? ऑनलाइन पंजीकरण के बाद लाभार्थी को उनके पंजीकृत मोबाइल नंबर पर टीकाकरण की नियत तारीख, स्थान और समय के बारे में SMS प्राप्त होगा। क्या टीके लगे लाभार्थियों को अपने टीकाकरण की स्थिति के बारे में जानकारी प्राप्त होगी? हाँ, कोविड-19 वैक्सीन की उचित खुराक मिलने पर
लाभार्थियों को उनके पंजीकृत मोबाइल नंबर पर एसएमएस प्राप्त होगा। वैक्सीन की सभी खुराक देने के बाद लाभार्थी के पंजीकृत मोबाइल नंबर पर एक क्यूआर कोड आधारित प्रमाण पत्र सर्टिफिकेट भी भेजा जाएगा। क्या मुझे कोई प्रमाण पत्र मिलेगा कि मुझे टीका लगाया गया है? हाँ, पहली खुराक के बाद एक प्रोविजनल प्रमाण पत्र प्रदान किया जाएगा। दूसरी खुराक के पूरा होने पर जब आपको शेड्यूल पूरा होने का संदेश प्राप्त होता है तो इसमें आपके टीकाकरण का डिजिटल प्रमाण पत्र शामिल होगा। इसके बाद इस सर्टिफिकेट को डाउनलोड कर डिजी लॉकर में सेव किया जा सकता है। भारत में किन कोविड-19 टीकों का लाइसेंस है? भारत में केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन CDSO द्वारा आपातकालीन उपयोग के लिए अधिकृत किए गए 2 टीके हैं। कोविशील्ड, एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा निर्मित और कोवैक्सीन भारत बायोटेक लिमिटेड द्वारा निर्मित। अभी हाल ही में रूस की स्पुतनिक वी को भी इमरजेंसी इस्तेमाल की अनुमति प्रदान की गई है, किंतु इसकी उपलब्ध निजी तौर पर रहेगी। वैक्सीन के आपातकालीन उपयोग इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन की अनुमति क्या है? आपातकालीन उपयोग प्राधिकरण इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन एक नियामक तंत्र है जो कोविड-19 के कारण होने वाली जानलेवा बीमारियों या स्थितियों के प्रभाव को रोकने और कम करने के लिए टीकों और दवाओं के उपयोग की अनुमति देता है। हालांकि इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन के अनुदान से पहले गुणवत्ता, सुरक्षा, सुरक्षात्मक एंटीबॉडी के उत्पादन और प्रभावकारिता पर डेटा सहित प्रयोगशाला और क्लिनिकल ट्रायल संबंधी डेटा का कठोर मूल्यांकन किया जाता है। सुरक्षा इस जांच का विशेष रूप से महत्वपूर्ण पहलू है और सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल के संदर्भ में जोखिम बनाम लाभ मूल्यांकन किया जाता है। जब निर्माता पूरा डेटा जमा करता है तो पूर्ण लाइसेंस प्राप्त न होता है। भारतीय नियमों को द्वारा इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन वैश्विक दिशा निर्देशों के अनुरूप है। क्या आपातकालीन उपयोग प्राधिकरण इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन कोविड-19 वैक्सीन के लिए एक नई प्रक्रिया शुरू की गई है? आपातकालीन उपयोग प्राधिकरण इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन की अवधारणा हमेशा दुनिया भर के लोगों के जीवन को खतरनाक बीमारियों के लिए टीके और दवाओं के साथ बचाने के लिए मौजूद थी, जबकि कंपनियां पूर्ण लाइसेंस को सक्षम करने के लिए अतिरिक्त सुरक्षा और प्रभावशीलता की जानकारी प्राप्त करना जारी रखती है। इससे पहले आपातकालीन उपयोग प्राधिकरण इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन को एंथ्रेक्स, इबोला, एंटेरोवायरस, H7N9 इन्फ्लुएंजा और मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम्स के कारण फैलने वाले टीकों के लिए प्रदान किया गया है। जनवरी 2021 तक 9 कोविड-19 वैक्सीनेशन दुनिया भर के कई देशों में आपातकालीन उपयोग में थे। क्या आपातकालीन उपयोग प्राधिकरण इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन से पहले टीकों का आवश्यक परीक्षण किया गया है? दोनों भारतीय कोविड टीकों ने अपने पहले और दूसरे चरण के परीक्षण पूरा कर लिए हैं। कोविशील्ड ने यूके में अपने तीसरे चरण के परीक्षण और भारत में बीजिंग परीक्षण पूरा कर लिया है। टीके के लिए क्लिनिकल परीक्षण का चरण फर्स्ट, सेकंड और थर्ड क्या है? वैक्सीन परीक्षण चरणों में शामिल है। प्री क्लिनिकल परीक्षण, इसमें प्रयोगशाला में जानवरों के ऊपर वैक्सीन का उपयोग और परीक्षण किया जाता है। दूसरा चरण फर्स्ट परीक्षण, इसमें प्रतिभागियों की छोटी संख्या पे कम मात्रा में इस्तेमाल होता है और फिर उन पर इसके प्रभाव का निरीक्षण किया जाता है। चरण एक ही अवधि छोटी होती है। तीसरा चरण दूसरा परीक्षण, इसमें 1000 के आसपास प्रतिभागियों पर टीके की प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया और सुरक्षा की क्षमता का आकलन किया जाता है। दूसरे चरण की अवधि भी छोटी होती है। चौथा चरण तीसरा परीक्षण, हजारों प्रतिभागी के एक बड़े समूह में बीमारी और सुरक्षा के खिलाफ वैक्सीन की प्रभावशीलता का निर्धारण किया जाता है। दूसरे चरण की अवधि 1 से 2 वर्ष की होती है। बच्चों को टीकाकरण क्यों नहीं दिया जा रहा है? कोविड-19 सभी आयु समूह को प्रभावित कर रहा है। हालांकि वयस्कों में संक्रमण और मृत्यु दर कई गुना अधिक है, विशेषकर 50 वर्ष से अधिक आयु के लोगों में।
बच्चों में या तो बिना लक्षण वाले या हल्के संक्रमण होते हैं। किसी भी नए वैक्सीन का पहले वयस्कों पर इसका इस्तेमाल और प्रभाव का मूल्यांकन किया जाता है, फिर बच्चे पे इस्तेमाल से पहले कम आयु के लोगों पे इस्तेमाल करके इसके प्रभाव की जांच के बाद ही बच्चों पे इस्तेमाल का विचार किया जाता है। वर्तमान में उपलब्ध टीकों का मूल्यांकन अब तक बच्चों में नहीं किया गया है। बच्चों में कोविड-19 टीकों की प्रभावशीलता और सुरक्षा का जांच करने के लिए अभी कुछ परीक्षण चल रहे हैं। भारत में वर्तमान में उपलब्ध 2 टीकों के विकास में किस तकनीक का उपयोग किया गया है? सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा निर्मित कोविशील्ड वैक्सीन एक वायरल वेक्टर आधारित तकनीक है, जिसका उपयोग इबोला वैक्सीन के निर्माण के लिए भी किया जाता है। भारत बायोटेक द्वारा निर्मित कोवैक्सीन एक पूरी तरह से वायरल एक्टिवेटेड कोरोना वायरस वैक्सीन है, जिसका उपयोग इन्फ्लुएंजा, रेबीज और हेपेटाइटिस ए जैसे टीकों के निर्माण के लिए भी किया जाता है। दोनों टीकों को कितने टेम्परेचर पे स्टोर करने की आवश्यकता होती है? दोनों टीकों को 2 से 8 डिग्री सेल्सियस पर संग्रहित और ले जाने की आवश्यकता है। टीके के भंडारण और परिवहन के दौरान कोल्ड चेन का रखरखाव कैसे किया जाता है? भारत भर में लगभग 29,000 कोल्ड चेन बिंदुओं पर उपलब्ध सक्रिय और निष्क्रिय कोल्ड चेन उपकरणों के माध्यम से दोनों टीकों के लिए कोल्ड चेन बनाए रखा जा सकता है। क्या कोविशील्ड यूके में एस्ट्राजेनेका द्वारा दिए गए टीके के समान है? हाँ, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा निर्मित कोविशील्ड वैक्सीन एस्ट्राजेनेका वैक्सीन के समान पेटेंट तकनीक पर आधारित है। वैक्सीन की पहली डोज के कितने दिन बाद दूसरी डोज लेनी चाहिए? कोविशील्ड वैक्सीन की 2 खुराक के बीच का समय अंतराल 12 से 16 सप्ताह कर दिया गया है। कोवैक्सीन की दूसरी खुराक पहले के 4 से 6 सप्ताह बाद ली जा सकती है। एक वैक्सीन विकसित करने में सालों लग जाते हैं, लेकिन इस बार हमारे वैज्ञानिकों ने इतने कम समय में नोवेल कोरोना वायरस के खिलाफ एक वैक्सीन विकसित कर ली है। ये कैसे संभव हुआ? वैक्सीन विकसित करने में आमतौर पर वर्षों का शोध शामिल होता है। सबसे पहले एक नए प्रस्तावित वैक्सीन का मूल्यांकन जानवरों में उसकी सुरक्षा और प्रभावकारिता के लिए किया जाता है। एक नए प्रस्तावित वैक्सीन के प्री क्लिनिकल ट्रायल पास करने के बाद ये क्लिनिकल ट्रायल चरण में प्रवेश करता है। कोरोना वायरस के वैक्सीन के मामले में वैज्ञानिकों ने प्रयोगशाला में 24 घंटे काम किया है। यहाँ तक कि रेगुलेटरी अप्रूवल, जिसमें कई महीने लगते थे, तेजी से प्रदान किया गया है। इसने प्री क्लिनिकल और क्लिनिकल ट्रायल परीक्षण चरणों के बीच सभी समय के अंतराल को खत्म करने में मदद की। पहले वैक्सीन के विकास में कई चरण शामिल थे, लेकिन कोरोना वायरस वैक्सीन के मामले में वैज्ञानिकों और नियामकों ने मिलकर काम किया, बिना किसी प्रोटोकॉल और कदम से समझौता किए पूरी प्रक्रिया को तेज किया। तीसरे चरण के परीक्षण के नतीजे आने से पहले ही भारतीय नियामकों ने कोवैक्सीन को अधिकृत कर दिया था। हम इसे कैसे देखते हैं? हम कोविड-19 महामारी से गुजर रहे हैं। कोविड-19 आर्थिक मंदी और बड़ी संख्या में मौतों का कारण बना है। इस महामारी को नियंत्रित करने के लिए समाज के साथ साथ व्यवस्था को भी ऐसे कदम उठाने पड़ते हैं जिन्हें कठोर भी कहा जा सकता है। कोवैक्सीन के प्री क्लिनिकल ट्रायल पास करने के बाद इसके क्लिनिकल ट्रायल के डाटा चरण प्रथम और द्वितीय के लिए पूर्ण डेटा और चरण तृतीय के लिए आंशिक डेटा दोनों की ही नियमों को द्वारा पूरी तरह से जांच की गई है। ये डेटा दिखाता है कि टीका सुरक्षित है और एक मजबूत एंटीबॉडी प्रतिक्रिया को प्रेरित करता है। हालांकि टीका प्राप्तकर्ताओं को इस बीमारी से किस हद तक बचाएगा, ये अभी पूरी तरह से ज्ञात नहीं है। इसलिए नियामकों ने परीक्षण मोड में इसके उपयोग की अनुमति दी है। क्या वर्तमान में कोविड-19 पुष्टि या संदिग्ध संक्रमण वाले व्यक्ति को टीका लगाया जा सकता है? पुष्टि या संदिग्ध कोविड-19 संक्रमण वाले व्यक्ति को टीकाकरण स्थल पर इसे दूसरों तक फैलाने का जोखिम बढ़ सकता है। इस कारण से संक्रमित व्यक्तियों को लक्षणों के समाधान के बाद 14 दिनों के लिए टीकाकरण स्थगित कर देना चाहिए। क्या कोविड-19 से ठीक हुए व्यक्ति के लिए वैक्सीन लेना आवश्यक है?
और अगर किसी को कोविड-19 संक्रमण था और इसका इलाज किया गया था तो उसे वैक्सीन क्यों लेनी चाहिए? हाँ, कोविड-19 के संक्रमण के पिछले इतिहास के बावजूद कोविड-19 वैक्सीन का पूरा शेड्यूल प्राप्त करने की सलाह दी जाती है। ये रोग के खिलाफ एक मजबूत प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया विकसित करने में मदद करेगा। कोविड-19 के संपर्क में आने के बाद प्रतिरक्षा या सुरक्षा की अवधि का विकास स्थापित नहीं होता है। इसलिए कोविड-19 संक्रमण के बाद भी वैक्सीन प्राप्त करने की सिफारिश की जाती है। किसी कोविड-19 से ठीक हुए व्यक्ति को कितने दिन बाद वैक्सीन लेना चाहिए? कोविड-19 से ठीक होने के 4 से 8 सप्ताह के बाद टीका लगवा सकते हैं। क्या भारत में कोविड-19 वैक्सीन को 2 से 8 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर स्टोर करने और उन्हें आवश्यकता तापमान पर ले जाने की क्षमता है? भारत दुनिया में सबसे बड़ा टीकाकरण कार्यक्रम चलाता है, जो 2.6 करोड़ से अधिक नवजात शिशुओं और 2.9 करोड़ गर्भवती महिलाओं के टीकाकरण की जरूरतों को पूरा करता है। देश की बड़ी और विविध आबादी को प्रभावित ढंग से पूरा करने के लिए कार्यक्रम तंत्र को मजबूत तैयार किया जा रहा है। कोविशील्ड और कोवैक्सीन में से कौन सा टीका बेहतर है? भारत में उपयोग किए जा रहे दोनों टीकों के बीच कोई आमने सामने की तुलना नहीं की जाती है, इसलिए कोई एक को दूसरे के ऊपर नहीं चुना जा सकता है। दोनों संक्रमण को रोकने के साथ साथ किसी व्यक्ति को बीमारी की गंभीर स्थिति में जाने से रोकने में ठीक काम करेंगे। दीर्घकालीन प्रभाव के रूप में ये वृद्ध लोगों या सहरुग्णता वाले लोगों के लिए मृत्यु को रोकना होगा। कोविड-19 वैक्सीन लेने से पहले और कितने समय तक किन दवाओं से बचना चाहिए? फिलहाल ऐसा कोई निर्देश नहीं है। कोई अपनी नियमित दवा को निर्बाध रूप से ले सकता है। बस वैक्सीनेटर को अपने आप के द्वारा ली जाने वाली दवाओं के बारे में सूचित करें। यदि कोई कैंसर, मधुमेह, उच्च रक्तचाप आदि जैसी बीमारियों के लिए दवा ले रहा है तो क्या वह कोविड-19 वैक्सीन ले सकता है? और या यदि कोई HTN, DM, CKD, हृदय रोग, लिपिड विकार आदि से पीड़ित है तो क्या वह सुरक्षित रूप से ये टीका ले सकता है? हाँ, इनमें से एक या एक से अधिक कोमोर्बिडिटी यानी पहले से किसी गंभीर बीमारी से ग्रसित व्यक्तियों को उच्च जोखिम वाली श्रेणी में माना जाता है। उन्हें कोविड-19 टीकाकरण प्राप्त करने की आवश्यकता है। कुल मिलाकर टीका कोमोर्बिडिटी वयस्कों के लिए सुरक्षित और प्रभावकारी है। कोविड-19 वैक्सीन प्राप्त करने का अधिकतम लाभ उन लोगों को है जिन्हें ऐसी कोमोर्बिडिटी है। हालांकि यदि आप किसी विशेष कारण से चिंतित हैं तो कृपया अपने चिकित्सक से परामर्श करें। क्या मुझे वैक्सीन प्राप्त करने के बाद मास्क, अन्य कोविड-19 से संबंधित सावधानियों का उपयोग करने की आवश्यकता है? हाँ, ये नितांत आवश्यक है कि हर कोई जिसे कोविड-19 वैक्सीन प्राप्त हुआ है वह कोविड-19 उपयुक्त व्यवहार का पालन करना जारी रखता है, यानी मास्क, 2 गज की दूरी और हाथ सैनिटाइजेशन खुद को और अपने आसपास के लोगों को संक्रमण फैलाने से बचाने के लिए करता है। टीकाकरण के बाद मैं कब तक सुरक्षित रहूंगा? टीका लगाए गए व्यक्तियों में प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया की अवधि अभी तक निर्धारित नहीं की गई है, इसलिए मास्क का उपयोग जारी रखने, हाथ धोने, शारीरिक दूरी बनाने और अन्य कोविड-19 उपयुक्त व्यवहारों की कड़ाई से पालना से अनुशंसा की जाती है। क्या टीकाकरण मुझे कोविड-19 के नए स्ट्रेन से बचाता है? स्पाइक प्रोटीन सहित वायरस के हिस्सों में एक से अधिक प्रकार के एंटीबॉडी बनाकर शरीर टीकाकरण के प्रति प्रतिक्रिया करता है। इसलिए सभी टीकों से वायरस के नए स्ट्रेन के खिलाफ भी उचित मात्रा में सुरक्षा प्रदान करने की उम्मीद की जाती है। उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर रिपोर्ट किए गए म्यूटेशन पर टीके के अप्रभावी होने की संभावना नहीं है। कितने दिनों में टीकाकरण पर्याप्त प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया और सुरक्षा प्रदान करता है? पूरे टीकाकरण कार्यक्रम के पूरा होने के बाद यानी कोविशील्ड और कोवैक्सीन की दूसरी खुराक के बाद पर्याप्त एंटीबॉडी सुरक्षा और प्रतिक्रिया में 2 से 3 सप्ताह लगते हैं। क्या आपको कोविड-19 वैक्सीन प्राप्त करने के बाद शराब से बचना चाहिए? विशेषज्ञों के अनुसार इस बात का कोई सबूत नहीं है कि शराब टीके की प्रभावशीलता को कम करती है। टीका लगवाने के बाद मुझे क्या सावधानियां बरतनी चाहिए?
दोनों टीके सुरक्षित हैं, लेकिन किसी भी असुविधा या शिकायत के मामले में लाभार्थी को निकटतम स्वास्थ्य सुविधा पर जाने के लिए कहें या उस स्वास्थ्य कार्यकर्ता को कॉल करें जिसका फोन नंबर टीकाकरण के बाद प्राप्त कोविन SMS में दिया गया है। किसी ने अगर पहले डोज में कोविशील्ड ली है तो दूसरे डोज में कोवैक्सीन ले सकता है, या किसी ने अगर पहले डोज में कोवैक्सीन ली है तो दूसरे डोज में कोविशील्ड ले सकता है? नहीं, टीके को आपस में अदला बदली नहीं कर सकते हैं, इसलिए पहले वाले टीके की ही दूसरी खुराक प्राप्त करना महत्वपूर्ण है। कोविन पोर्टल यह सुनिश्चित करने में भी मदद करेगा कि सभी को एक ही वैक्सीन मिले। क्या ये टीका हर्ड इम्यूनिटी प्रदान करता है? जब समुदाय में अधिक से अधिक लोगों को टीका लगाया जाता है तो झुंड प्रतिरक्षा या हर्ड इम्यूनिटी के माध्यम से अप्रत्यक्ष सुरक्षा विकसित होती है। हर बीमारी के साथ हर्ड इम्यूनिटी हासिल करने के लिए जिन लोगों को इम्यून होने की जरूरत होती है उनका प्रतिशत लगभग अलग अलग होता है। उदाहरण के लिए खसरा के लिए इसका 95% है। हालांकि झुंड प्रतिरक्षा या हर्ड इम्यूनिटी को प्रेरित करने के लिए कितनी आबादी के अनुपात को कोविड-19 के खिलाफ टीका लगाया जाना चाहिए ये ज्ञात नहीं है। तो कैसी लगी कोरोना वैक्सीनेशन से जुड़े सवाल और जवाब? कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताइए। इसी तरह की जानकारी और रोचक चीजों के बारे में जानते रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर चैनल। स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड।